दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी, इसके अलावा एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो या फिर जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम में जीके से प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए हम लोग जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को पूरा करना, यानी कि पूरा देखना और आप अपने जीके को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर है 4, चौथा क्लास है और आज की क्लास में देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है। आप जानते होंगे जो हमारा भारत है, हमारा भारत कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। तो यही जो आपका भारत है, इस भारत में जो मंदिर बनाने की कला है उसकी कुछ शैलियां हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो आपका उत्तर भारत है, इधर आपका नागर शैली पर कोई भी मंदिर निर्मित होता है, यानी कि उसका निर्माण होता है। जैसे कि आपको जो अयोध्या का राम मंदिर है वह किस शैली पर निर्मित है, तब बताइएगा, नागर शैली। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका यह साउथ वाला रीजन है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे मंदिरों को, वे सभी मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ शैली पर, द्रविड़ शैली। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपका जो महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र, यह सब आपका जिस शैली पर निर्मित है वहां के मंदिर, उसका नाम है बेसर शैली। क्या नाम है उसका? इसका नाम है बेसर शैली। तो देखिए, जो आपका बेसर शैली है यह इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि कुछ विशेषताएं नागर शैली की और कुछ विशेषताएं द्रविड़ शैली की, दोनों पाई जाती हैं बेसर शैली में। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस आप इसमें इतना ही याद रखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है भाई? तो नागर शैली आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, किसने खोजा था हड़प्पा को? पता है? पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वश, इन दोनों ने मिल करके इसकी खोज की थी। लेकिन कब, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसे लिख लीजिए 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और जो आपका हड़प्पा है, यह हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा किस नदी किनारे है? यह रावी किनारे है, रावी नदी। किस देश में है? तब बताइएगा कि यह पाकिस्तान में है, यह भारत में नहीं है। किस देश में है? यह आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राखालदास बनर्जी की, तो इन्होंने खोज किया था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो कब किया था? आप बताइएगा 1922 ईस्वी में। कब? 1922 में। लेकिन यह जो आपका मोहनजोदड़ो है, यह किस नदी किनारे है? तो आपको बताना होगा, यह सिंधु किनारे है, सिंधु नदी, यानी कि इंडस रिवर। किस देश में है? यह भी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान। लेकिन आपसे यह भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि धान की खेती के लिए या फिर सबसे पहली बार जो प्रमाण मिला कि धान की खेती कहाँ पर हुआ था, या फिर कहाँ पर आपका, मतलब आप बोल सकते हैं जैसे हड्डी पाई गई, कुछ भी हो सकता है, जितने भी मतलब पुराने चीजें थी वो सब तो आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, तो यहाँ पर पाया गया था बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार। ठीक है, और बात करते हैं रघुनाथ राव की, इन्होंने खोज किया था लोथल का, लोथल। यह कहाँ पे है? यह गुजरात में है। किस नदी किनारे है? यह भोगवा नदी किनारे है, उसका नाम है नदी का भोगवा। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। क्या? तो लोथल। ठीक है, किसने किया था? तो रघुनाथ राव ने। अगर बात करते हैं गोपाल मजुमदार की, इन्होंने चनहुदड़ो खोद किया था। क्या नाम है भाई? चनहुदड़ो, ऐसा नाम भी है, चनहुदड़ो। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर एम्पायर, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, बता सकते हो? तो बताइए
कि 1336 में हुए थे। कब? 1336 में। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन दोनों के द्वारा स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन कब? 1336 में। ठीक है। इस साम्राज्य के अंदर 4 वंश हुए। कितने हुए? 4। जो आपका पहला वंश था उसका नाम था संगम वंश। संगम वंश। और आप ये जानिए यहाँ पर जो संगम वंश है इसका नाम संगम इन दोनों ने अपने पिता के नाम पर रखा था। जो इनका पहला राजवंश था उसका नाम था संगम वंश, और संगम इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम रखा था। ठीक है। इसके बाद आता है सुल्लव वंश। सुल्लव वंश। इसके अलावा जो तीसरा है वो है आपका यहाँ पर तुल्लव वंश। तुल्लव वंश। और चौथा है वह है अराविडो वंश। अराविडो वंश। और आपने नाम सुना होगा कृष्णदेवराय का। सुना है आपने, बहुत बार कहानी सुन लिया होगा कृष्णदेवराय और तेनालीराम का। तो जो राजा थे कृष्णदेवराय, जो कि सबसे प्रतापी राजा थे, वे किस वंश से बिलोंग करते थे, यानी कि वह किस वंश से संबंधित थे? तब बताइएगा। तुलु वंश। कौन सा है? वह है आपका तुलु वंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बात कर लेते हैं अब 1526 के बारे में। क्या हुआ था इसमें? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध बोल सकते, आप लड़ाई बोलो यहाँ पर, पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश से संबंध रखता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश होता है लोदी वंश। ठीक है। उसमें कितने वंश होते हैं बताइए? सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, और लास्ट में आपका लोदी, यानी कि 5 वंश होते हैं। और 1526 में लोदी वंश की अंत हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर सत्ता स्थापित होती है बाबर की, यानी कि मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। तो बाबर इस लड़ाई को जीत जाते हैं और यहाँ पर लोदी की हार होती है। किसमें? पानीपत की पहली लड़ाई में, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर हम बात करते हैं बाबर के बारे में, तो बाबर और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जैसे कि इसके बाद 1527 में, इसके बाद 1528 में और 1529 में कंटिन्यू। ठीक है। जो 1527 में होता है तो होता है यहाँ पर खानवा का युद्ध। खानवा किसके साथ? किसके साथ ये बताना होगा। बताइएगा। राणा सांगा के साथ। राणा सांगा। इसमें सांगा की हार होती है। और 28 में होता है चंदेरी का युद्ध। यह किसके साथ होता है? ये होता है राजा मेदिनी राय के साथ। राजा मेदिनी राय। इससे मेदिनी राय की हार होती है। तो 1529 में होता है घाघरा की युद्ध। किसके साथ? तो अफगानों के साथ, जिसमें अफगानों की हार होती है। और 1530 ईस्वी में क्या होता है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य को आगे लेकर बढ़ते हैं उनका नाम क्या होता है? बाबर का पुत्र। कौन? हुमायूं। ठीक है। इसके बाद कौन आता है? तो हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आता है? तो अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आता है? तो उसके बाद शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब। और इसके बाद माना जाता है कि 1707 में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है, यानी कि वहां से इसका पतन स्टार्ट होता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो बात करते हैं अब 1398 में क्या हुआ था। इसमें तैमूर का अटैक हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा बैटल, दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? किसके बीच? तो बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी,
इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की यहाँ पर जीत होती है और इसकी हार होती है चौहान साहब की। लेकिन 1191 में भी एक युद्ध होता है जो कि होता है तराइन का फर्स्ट बैटल, यानी कि पहला युद्ध, जिसमें ओपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर पहला बैटल में मोहम्मद गौरी की हार होती है और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे युद्ध होता है एक 94 में, 1194। ये कौन सा युद्ध होता है? ये होता है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, जिसमें इसके बीच जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी और जयचंद, जिसमें कि जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। लेकिन ये सब युद्ध क्यों होते हैं? बहुत ही इसके पीछे मतलब रोचक कहानी है, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। लेकिन हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, क्यों? जबकि यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी और रेलवे की, जिसमें हमें केवल उस फैक्ट को जानना है, जो भी तथ्य है उसे हम लोग को समझना है, कब क्या हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, सबका थ्योरी पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल उस तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे जो समझना है। तो बात करते हैं आगे। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था? दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किससे होंगे? तो जिले-इलाही से। भाई जिले-इलाही अलग है और दीन-ए-इलाही अलग है। ठीक है, जिले-इलाही की स्थापना होती है, यानी कि वह एक टाइटल है, लिया जाता है बलबन के द्वारा, जो कि गुलाम वंश से संबंध रखता है, दिल्ली सल्तनत से। लेकिन जब यह दीन-ए-इलाही है, यह है मुगल एम्पायर से, यानी कि मुगल साम्राज्य से संबंध रखता है। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर अकबर, जो कि आपका राइट आंसर है। अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर के बहुत सारे मतलब क्या थे, आप बोल सकते हो मंत्री थे, जैसे आप बोल सकते हो उन्हें नवरत्न बोला जाता है। अकबर के नवरत्न थे, लेकिन कौन कौन थे उनके बारे में आपको पता है क्या? आपको नाम उनका याद होना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बीरबल का, सुना है? बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा। इसके अलावा और कौन थे बताइए? टोडरमल। और नाम आप कमेंट कीजिए सबका। ठीक है, और आप ये बताइए यहाँ पर जो अकबर है, अकबर का बेटा का नाम क्या था? अकबर का पुत्र कौन हुआ? तो आपको पता है जहांगीर के बारे में, जहांगीर होता है। इसके पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं, हुमायूं। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कब होता है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा कि अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में। 1556 में, जब अकबर की उम्र होती 13 वर्ष। कितने वर्ष? तो केवल 13 वर्ष। लेकिन कहाँ पर होता है उस जगह का नाम आपसे पूछा जाता है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। तब बताइएगा कि पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है कलानौर। कहाँ पर है? यह पंजाब में है। वहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है। और आपसे पूछा जाता है कि इसके संरक्षक कौन थे? संरक्षक कौन अकबर का बताइए? तो उनका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान, जो कि अकबर के पिता हुमायूं के फ्रेंड थे। क्या थे? फ्रेंड, दोस्त थे, मित्र थे। ठीक है, और ये बलबन है, बलबन गुलाम वंश का एक शासक था। गुलाम वंश जो कि इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। किसका था? इल्तुतमिश का। और आप जानते होंगे तुर्की चहलगानी के बारे में, जो कि एक 40 लोगों का समूह था, उसी का एक हिस्सा था, यानी कि वही 40 लोगों में से एक था बलबन। लेकिन आगे चल करके बलबन गुलाम वंश का शासक बनता है, लेकिन कैसे बनता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। लेकिन आपको यहाँ पर केवल ये जान लीजिए आप कि जो बलबन की एक बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था नसीरुद्दीन महमूद से। और इसमें क्या था भाई, इसका जो दामाद था वह बन गया शासक दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश का। और उसके बाद इसको मिल गया एक बहुत बड़ा पद, क्योंकि भाई ये ससुर हो गया उस शासक का, उस राजा का, तो इसे भी कुछ पद मिलना ही था, मिल गया। और उसके बाद उसको हटा करके बलबन बैठ जाता है गद्दी पे। लेकिन बलबन था बहुत ज्यादा चालाक, क्लेवर, चतुर। ठीक है, और उसके बाद बलबन की बहुत सारी क्या है मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप उसे सुनेंगे तो आपके भी
रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे तब, अभी नहीं। और बात करते हैं तो बलबन ने बहुत सारी उपाधियां ली थी, जैसे कि जिले इलाही, आप नोट कीजिए केवल, जिले इलाही, या फिर नियामत खुदाई, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, यानी कि बलबन का कहना था कि भाई हमें ईश्वर ने भेजा है, हम कोई आम व्यक्ति नहीं है, हमें ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि बलबन ने अपना एक सिद्धांत अपनाया था, जो कि था राजत्व का सिद्धांत, यानी कि राजपाट करने का सिद्धांत। कैसे आप जनता को मूर्ख बनाएंगे, कैसे आप जनता को डराएंगे, ताकि लोग आपकी बातों को माने और आप अपना शासन अच्छे से कर सके। क्योंकि बलबन को पता था कि जब तक आप कुछ अलग तरीके से पेश नहीं आएंगे, तब तक लोग आपको कुछ वैसा नहीं समझेंगे जैसा समझना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से आपको राजपाट करने में कोई समस्या ना हो। तो बलबन ने कौन सी उपाधि ली थी? तब बताइएगा, जिले इलाही और नियामत खुदाई। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। और हम बात करते हैं बलबन के बारे में, तो देखिए जो बलबन था, बलबन अपने आप को ईरान का अफरासियाब वंश का बताता था। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि एक दो प्रथा है जो कि ईरान से ही यहाँ पर लाया गया है, जैसे कि सिजदा, सिजदा, और दूसरा है पैबोस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपसे पूछा जाता है, आप बताइएगा कि सिजदा का मतलब होता है अपने माथे को टेकना। क्या होता है? अपने माथे को टेकना। ठीक है, और पैबोस का मतलब होता है पेट के बल लेट करके बादशाह के पैर को चूमना। ठीक है, तो ये सब रीति है, एक प्रथा है, परंपरा है, जो कि लाया गया था ईरान से, इसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। ठीक है, और जो है अलाउद्दीन खिलजी है, ये खिलजी वंश से संबंध रखता है। खिलजी वंश जो कि गुलाम वंश के बाद आता है। आप इसके बारे में ज्यादा मत जानिए, लेकिन आप इनके बाजार नियंत्रण प्रणाली को तो जरूर जानिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली यह क्या था? यह बेसिकली ये था कि अगर कोई भी विक्रेता किसी भी वस्तु को अगर तौलता है, तो जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस को निकालकर फिर से तौला जाता था। जैसे मान लो आपको तौलना है 1 kg और आप तौलते हैं 950 ग्राम, तो 50 ग्राम कम हुआ, तो 50 ग्राम आपके शरीर से, या फिर जो भी कम तौलेगा उसके शरीर से निकाल करके मांस तौला जाता था। यह था बाजार नियंत्रण प्रणाली। कैसे इसे आप बहुत ही इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बना दिए। क्या बनाया बताइए? जैसे कि सहना मंडी, जहां पर मतलब अधिकारी थे जो लोग हमेशा निगरानी करते थे, हमेशा निगरानी में रहते थे कि भाई कौन गलत काम कर रहा है, और तुरंत राजा को खबर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने अपने चाचा को मार करके धोखे से गद्दी पर बैठा था। कब? तो 1200, बताइए, 1290 में जब गुलाम वंश की मतलब की समाप्ति होती है, उसके बाद 1296 में। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद गजनवी, और इनके द्वारा कुछ कर लगाए गए थे, अगर आप नोट करेंगे तो नोट कर लेना, जैसे कि चराई कर, घड़ी कर। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो आपका घोड़े के दागने की प्रथा थी, इसे लाया गया, या फिर हुलिया लिखने की प्रथा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इन सभी को बताऊंगा मैं कभी बाद में। महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने भारत में आक्रमण किया था सबसे पहली बार 1000 ईस्वी में, और इन्होंने भारत में टोटल 17 आक्रमण किए, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपका 16वां आक्रमण है, जो कि सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? यह है गुजरात में। और कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से वह बहुत सारे धन दौलत पैसे लूटकर ले गया था, और मूर्तियां भी। और इसके बाद लास्ट आक्रमण होता है 17वां, इसके खिलाफ, तो जाटों के खिलाफ। कब होता है? 1026 ईस्वी में, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है आगे चल के 1030 में। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप ये मत समझिए कि
हमें जो समझना था केवल दीन इलाही की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा कि अगर हम केवल यहाँ पर टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे तो आप केवल एक ही चीज जानेंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, आप ज्यादा सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेनिफिट आपका ही होगा, इसमें इसका होगा, जो नहीं देखेगा उसका होगा नहीं, जो आप देख रहे हैं आप ही का होगा, इसीलिए आप इसे पूरा देखिए और समझिए। केंचुआ पालन करना क्या कहलाता है? केंचुआ पालन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर। और सीरीकल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेशम कीट उत्पादन, रेशम कीट पालन करना। विटीकल्चर क्या होता है? ये होता है अंगूर की खेती करना, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर ये होता है बागवानी करना, बागवानी करना। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे कल्चर हैं, यानी कि बहुत सारे क्या है, कृषि विधियां हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि एपी कल्चर, बताइए एपी कल्चर क्या होता है? होता है मधुमक्खी पालन करना, एपी कल्चर। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे कल्चर हैं, आप उनका नाम याद रखो। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, इससे है। यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसीलिए आप जो सही आंसर है उससे याद रखिए, वह है आपका तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति है? तो पीली क्रांति। और जो आपका यह मत्स्य पालन है, यह कौन सी क्रांति है? यह है आपका नीली क्रांति, नीली क्रांति। और जो आपका दूध उत्पादन है, यह आपका श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन। अंडा क्रांति, सॉरी अंडा उत्पादन, यह है आपका सिल्वर, सिल्वर रिवोल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो रजत क्रांति, रजत क्रांति। फल उत्पादन, यह है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। और आपने सुना होगा नदी को जोड़ा जाता है, यानी कि नदी जोड़ परियोजना है, ये सब क्या कहलाती है बताइए? आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट कीजिए। नदी जोड़ परियोजना कौन सी क्रांति है? वह है अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति, तो वह है आपका झींगा उत्पादन। क्या है? झींगा उत्पादन। इसके अलावा और बहुत सारी क्रांति है, तो सब क्रांति के बारे में आप ही को याद रखना है। जैसे कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन, ये क्या है? यह है खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि जो भी आपके खाने वाली चीजें हैं, यानी खाने की जो भी अनाज है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? कब? आज या परसों? आपका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहली बार हुई थी राजस्थान से। कहां से? राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर। क्या नाम है? नागौर। इसी नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। इसके द्वारा तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप ये जानते होंगे कि नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन कब? ये पता होना चाहिए। तो 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। 1955 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक थे नेहरू जी, दूसरे थे, उनका नाम था एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। और तीसरे कौन थे भाई? 3 लोग थे। एक का नाम क्या था? कुछ नाम होगा बिल्कुल, डॉक्टर भगवान दास, भगवान दास। ठीक है, इससे पहले ही मिला था 3 लोगों को 1954 में जब स्टार्टिंग हुआ था। कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे। उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। ठीक है, और दूसरे कौन थे? वे थे सी राजगोपालाचारी। और तीसरे थे, उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बार कहां पर किया गया भाई? तो उसी महीने में और उसी साल, और उन्हीं के द्वारा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। याद हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है तो बताइए क्यों नहीं हो रहा है?
हुमायूं नामा के लेखक कौन है? क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से, इसीलिए आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी किताब थी, कौन सी पुस्तक है, कौन सा नॉवेल है यानी कि उपन्यास, और उसके ऑथर, राइटर, अब जो ही बोलिए लेखक, उनके नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। बहुत सारे लोग हुमायूं बताएंगे, लेकिन हुमायूं आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही उत्तर होगा वह है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की सिस्टर। और आप ये बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है हुमायूं का मकबरा? कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरे में ही हम दारा सिकोह का भी कब्र है। किसका है? दारा सिकोह का। दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह कौन था? तो वह औरंगजेब का कौन था? बड़ा भाई था, जिसका नाम था दारा सिकोह। और किसका पुत्र था? तो शाहजहां का था। कोई दिक्कत है? नहीं। उसकी भी एक बहुत मतलब कि कहानी है, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, औरंगजेब क्या ऐसा कर सकता है, कैसा करता था। आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा जब आप मेरे साथ जुड़िएगा और हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरी क्लास करेंगे। इब्ने बतूता ये मोरक्को से आया था, मोरक्को, जिसकी राजधानी है रब्बात। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। कहीं मिलेगा आपको रिहला, कहीं पर मिल जाएगा रेहला, दोनों एक ही चीज है। और इसके लेखक का नाम है इब्न बतूता। उसी प्रकार से बहुत सारे और किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसके ऑथर के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर, यानी कि भारतीय पुस्तक हो, भारतीय लेखक हो या फिर विदेशों की। जो सबसे प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सभी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, भूल जाएंगे, बहुत सारा आपके माइंड में डाटा होगा। तो शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा, तो इसका आंसर आप शाहजहां बिल्कुल मत बताना, या फिर मुबारक शाह। ये दोनों क्या है? गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है वह है फिरदौसी। क्या है? फिरदौसी है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी शाह है, यहाँ भी शाह और यहाँ भी शाह, इसका मतलब कोई ना कोई तो एक होगा। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा लगने से नहीं होगा। इसका राइट आंसर है फिरदौसी। कोई दिक्कत है इसमें? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पर एक कमेंट कीजिए, फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, यानी कि किसके साथ यह भारत आया था? आप बताइएगा। आपका यह क्या है? कमेंट करने का एक मौका मिल रहा है आपको। अगला है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? ये कहाँ पे है? बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, ये कहाँ आएगा। तो देखिए, कानपुर, कटक, शिमला या फिर नई दिल्ली, ये कहाँ पर है? तो आप बताइएगा। जो आपका ये संस्थान है यह है कटक में। कटक कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। कानपुर में क्या है? कुछ है यहाँ पे? तो हाँ है। उसका नाम क्या है? चीनी तकनीकी, केंद्रीय चीनी तकनीकी शोध संस्थान, जो कि कानपुर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। शिमला में क्या है? यहाँ पर है आलू का शोध संस्थान, यानी केंद्रीय आलू शोध संस्थान, जो कि शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। नई दिल्ली में क्या है? यहाँ पर आपका कृषि हो गया, कृषि यानी केंद्रीय कृषि शोध संस्थान। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है वहाँ पर? और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की, आप उसे याद रखेंगे। और आप ये बताइए कि जैसे गन्ना का कहाँ पर है? केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, आप बताइएगा वह है कोयम्बटूर में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन यानी कि फॉरेस्ट का जो शोध संस्थान है केंद्रीय, वो कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में और क्या है? उत्तराखंड में और क्या है वहाँ पर? और किसी का है? तो बिल्कुल और बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी जानिए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, हर एक सिटी में कुछ ना कुछ है। जैसे रांची में लाह का है, और उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे सबका। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने हैं, किसके बारे में बात करें?
इसीलिए और बाकी जो बच गए हैं आप उन सभी के बारे में कहीं से खोजिए, पढ़िए और याद करिए। ठीक है, ये आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लग रहा होगा जब आप क्लास कर रहे होंगे। तो या फिर नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि अच्छा क्यों नहीं लगता है। उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो उसके ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में।